नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल फिज़िक्स टूल में स्वागत है। हम आप लोगों के लिए इन लॉकडाउन के समय में जो अपना बहुत कीमती समय है और हमें घर पे रहना है और घर पे रहकर अपनी पढ़ाई निरंतर जारी रखनी है, इसके लिए हमने आप लोगों की सेवा में ये चैनल शुरू किया है। और इस चैनल के माध्यम से हम खास करके बोर्ड की क्लासें कक्षा 10 और 12 के लिए हम वीडियो अपलोड करते जा रहे हैं लगातार। और बता देना चाहेंगे कि कक्षा 12 के 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं जिनके वीडियो अपलोड हो चुके हैं, और कक्षा 10 का 1 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है लगभग। तो इस प्रकार जल्दी और अदर जैसे 9th क्लास 11th साइंस क्लास की वीडियो भी जल्दी आपको मिलेंगे, ताकि जो बच्चे 10th पास आउट बच्चे हैं जिनको अभी टेंशन हो रही है कि उनके भी एग्ज़ाम कंप्लीट नहीं हुए, इसलिए हमने ये थोड़ी सी लेट कर रखी है इन वीडियो में, क्योंकि अभी फ़िलहाल वो कक्षा 10 के जो बचे हुए पेपर हैं उनकी तैयारी कर रहे हैं। तो उससे संबंधित वीडियो हम अभी नहीं डालेंगे, उनको तैयारी करनी चाहिए। लेकिन मैं ये बता देना चाहूँगा कक्षा 10 के उन बच्चों के लिए जो बच्चे अभी उनके पेपर नहीं हुए, इस साल पेपर पेंडिंग है, उनके लिए कुछ विशेष क्लासें हमारे स्टाफ द्वारा आपके सामने प्रस्तुत की जा सकती है अपने इस चैनल पर। तो हमारा टारगेट यही नहीं है कि केवल साइंस के ही टॉपिक इस चैनल पे रखे जाएं। टारगेट अपना ये है कि अच्छे से अच्छे टॉपिक प्रत्येक बच्चे के सामने जाए ताकि उसको फ़ायदा हो, और सरल से सरल रूप में, किसी को चैलेंज करके नहीं बल्कि अपने तरीके से बच्चे को बेनिफिट हो उस टॉपिक का। इस टारगेट या इस उद्देश्य से हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं। तो अभी जैसे मुझे जहाँ तक पता है तो शायद कक्षा 10 के मैथ और सोशल साइंस यानी सामाजिक का पेपर अभी पेंडिंग है, तो आपको उससे संबंधित कुछ वीडियो भी यहाँ देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा बहुत जल्द जो बच्चे कॉलेज एजुकेशन में पढ़ते हैं उन बच्चों के लिए भी आपको वीडियो देखने को मिल सकते हैं। तो हमारी पूरी कोशिश है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को आपकी सेवा में प्रस्तुत करें, ताकि प्रत्येक बच्चा इसका पूरा फ़ायदा उठा सके। और कुछ हद तक जैसे अभी लॉकडाउन का समय चल रहा है, तो इस लॉकडाउन के समय में इस लॉकडाउन की जो भी अपने इसकी क्या क्या अहमियत है, क्या इसके फ़ायदे हैं, इससे संबंधित भी हम वीडियो ज़रूर आपके सामने अपलोड करेंगे कि इसमें आपको क्या करना चाहिए और किस प्रकार की सुविधा से हम अपने जो पढ़ाई का जो फील्ड है उसको हम आगे बढ़ा सकें। इसके उद्देश्य से हम आपके सामने वीडियो रख रहे हैं। तो चलिए बच्चों, हम आज अपने फिज़िक्स के एक नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं। इस चैप्टर का नाम है, ये आरबीएससी साइंस का जो फिज़िक्स का सिलेबस है उस सिलेबस में चैप्टर 3 ये है, जिसका नाम है विद्युत विभव। ठीक है, तीसरा नाम है इस चैप्टर का नाम है विद्युत विभव। तीसरा चैप्टर है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और पहला चैप्टर इलेक्ट्रिक फील्ड पर था, दूसरा चैप्टर गाउस लॉ और उसकी एप्लीकेशन पे था। तो ये दोनों चैप्टर एकदम हमने क्लियर कर लिए। उसके बाद में तीसरा चैप्टर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पर है, जिसे विद्युत विभव हम कहेंगे। और देखो, मैंने आपको शुरुआत में बताए थे वीडियो में, अगर आपने देखा होगा, और नहीं बताया तो फिर बता देता हूँ कि फ़िज़िक्स के ये 4 चैप्टर ऐसे हैं जो एक यूनिट में आते हैं, और ये यूनिट लगभग 7 नंबर के अंक आपको परीक्षा में दिलवाएगी। जो एग्ज़ाम 2021 में होने वाला है उसके मद्देनज़र रखते हुए हम बात करें, क्योंकि इस साल का एग्ज़ाम तो कंप्लीट हो चुका है फ़िज़िक्स का, तो 2021 में जो फिज़िक्स का एग्ज़ाम होगा उसकी बात कर रहा हूँ मैं। उसके लिए मैं सिलेबस ये स्टार्ट कर रहा हूँ आपके लिए, और विशेष करके वो बच्चे जो नीट की तैयारी कर रहे हैं
घर बैठे हैं, कोचिंग बंद हैं सभी इन दिनों में, तो वो बच्चे भी फिजिक्स का सिलेबस एक बार दोबारा यहाँ पर कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि बायो के जो बच्चे हैं उनके एग्ज़ाम पूर्णतः कंप्लीट हो चुके हैं बोर्ड के, वो बच्चे घर पर हैं। तो घर पर रहते हुए आप तैयारी स्टार्ट कर दें ताकि आप नीट का जो कंपटीशन है वो फाइट कर सकें और आपको पूरा फ़ायदा हो। तो नीट वाले बच्चों के लिए भी ये फिजिक्स है के जो चैप्टर हैं इन पे वो काम करना शुरू कर सकते हैं इनके माध्यम से। चलिए बच्चों, हम शुरुआत करते हैं अपने इस चैप्टर की जिसका नाम है विद्युत विभव और कंडीशन। इसमें हम यही डाल दें सबसे पहले, और कि जो हमने पीछे के चैप्टर में पढ़ा था सबसे मेन चीज़ थी आवेश। आवेश पढ़ा तो आवेश की वजह से ही हमने विद्युत क्षेत्र पढ़ा, क्योंकि आवेश जहाँ होता है वहाँ विद्युत क्षेत्र जरूर उत्पन्न होता है। विद्युत क्षेत्र पढ़ा, विद्युत क्षेत्र के बाद इससे संबंधित हमने कुछ टॉपिक पढ़े, विद्युत क्षेत्र को कैसे निकाला जाता है, अलग अलग पॉइंट के लिए विद्युत क्षेत्र हमने निकाल के देखे। अब बात करते हैं भाई, ये सारा काम आवेश से ही शुरू हुआ है, तो आवेश से ही विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो मैं तो ये कहूँगा कि आवेश से ही एक पद और बनेगा जिसे विद्युत विभव हम नाम देंगे। देखिए बच्चों, मैं आपको हमेशा वो ट्रिक बताने की कोशिश करता हूँ जिससे आपको आसानी से समझ में आए। मैं किसी चैलेंज क्लास की बात नहीं कर रहा, मैं किसी कंपटीशन, किसी कक्षा के कंपटीशन की बात नहीं कर रहा कि हमें उस क्लास से कंपटीशन करना है, उनको चैलेंज करना है। नहीं बच्चों, मेरा सिर्फ ये टारगेट है कि एकदम सिंपल और आसान तरीका जिससे बच्चों को फिजिक्स के ये टॉपिक आसानी से समझ में आ जाए और उनको याद करने में दिक्कत न हो, उसके नज़रिए से मैं ये टॉपिक समझा रहा हूँ। ठीक है, तो आपको फ़ायदा होगा और आगे भी मैं इससे संबंधित और मतलब इसके कुछ हिंट्स हैं वो आपके सामने रखूँगा जिससे आपको फिजिक्स पढ़ने में बहुत आसानी होगी। ठीक है, वो तरीके हैं, वो सिर्फ अपने ही तरीके हैं जिससे अपने वही टॉपिक तैयार हो जाएगा बहुत अच्छी तरीके से। तो कहने का अर्थ हुआ, क्योंकि देखो विद्युत क्षेत्र हमने पढ़ लिया आवेश की वजह से, तो इसमें भी एक विद्युत वर्ड आ रहा है, विभव में भी विद्युत वर्ड आ रहा है, तो ये शब्द भी आवेश की वजह से ही क्रिएट हुआ है। विद्युत शब्द जो है, इलेक्ट्रिक शब्द हम कहते हैं जिसको इंग्लिश में, वो आवेश की वजह से ही बना है। तो विद्युत विभव आखिर होता क्या है, इसके बारे में हमें पहले पढ़ना पड़ेगा कि सर ये होता क्या है विद्युत विभव। पहले ये चीज़ पढ़ेंगे इसके बारे में, और फिर ये पढ़ेंगे कि आवेश का ही विद्युत क्षेत्र होता है और आवेश का ही विभव होता है, तो इन दोनों में क्या संबंध होता है। ठीक है, मैं चैप्टर के बारे में बता रहा हूँ, विद्युत क्षेत्र और विभव में आखिर क्या संबंध होता है। भी दोनों ही आवेश की वजह से उत्पन्न होते हैं, तो इनमें संबंध क्या होता है। ठीक है, इस प्रकार इस चैप्टर का प्रारूप आगे बढ़ता जाएगा और इस पाठ में हम सिर्फ और सिर्फ विभव के बारे में पढ़ते जाएंगे। विभव से ही ये सारा काम, पूरा पाठ टिका हुआ है तो सारा काम विभव पर ही करेंगे। ठीक है, तो अब देखो विभव क्या चीज़ होती है। एक तो शब्द आपको ये मिलेगा, विभव किसी एक बिंदु पर मिलता है, और अगर दो बिंदुओं पर विभव निकालना होता है, जैसे एक पॉइंट ये, तो एक निश्चित बिंदु पर जो विभव है और इस निश्चित बिंदु पर जो विभव है, इनका जो अंतर होगा उसे आप विभवांतर कहोगे। क्या कहोगे? विभवांतर कहोगे। तो ये दोनों ऐसे टॉपिक है जिनकी परिभाषा आपको मैं समझा रहा हूँ, और बता देना चाहूँगा इन दोनों टॉपिक में से बोर्ड एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन आया हुआ है। शायद 2 साल पहले बोर्ड एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो इसको ध्यान से समझना। जैसे सबसे पहले मैं चर्चा करूं एक चीज़ की। देखो एक बात बताओ, आप सब जानते हो कि विद्युत क्षेत्र होता है, जैसे ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने यहाँ पर प्रेजेंट कर दिया आपके सामने। ठीक है, ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, विद्युत क्षेत्र है। ठीक है, अब विद्युत क्षेत्र में अगर कोई चार्ज मैं रख दूं, ठीक है, अब विद्युत क्षेत्र आपको पता है कोई ना कोई आवेश का विद्युत क्षेत्र है ये। ठीक है, किसी आवेश का विद्युत क्षेत्र है,
तो हमें अध्ययन करना है विभव के बारे में, तो एक ऐसा चार्ज आपको लेना पड़ेगा जो इस विद्युत क्षेत्र को कहीं से प्रभावित न करे। ठीक है, मैंने ऐसे पहले दूसरे चैप्टर में ऐसे चार्ज के बारे में चर्चा की थी और उस चार्ज को हमने नाम दिया था परीक्षण आवेश। अगर आपको याद है तो उस चार्ज को हमने क्या नाम दिया था? परीक्षण आवेश नाम दिया था Q0। याद आ रहा है बच्चों? उस आवेश को क्या नाम दिया था? परीक्षण आवेश नाम दिया था। और मैंने बताया था ये एक ऐसा आवेश है, ये एक ऐसा आवेश है जो कि ये जो विद्युत क्षेत्र है, इस विद्युत क्षेत्र जिस आवेश से क्रिएट हो रहा है या अन्य किन्हीं आवेश को ये प्रभावित नहीं करेगा। परीक्षण आवेश एक ऐसा आवेश है जो यहाँ विद्युत क्षेत्र वाले जो भी आवेश हैं जिनके कारण ये विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, ये विद्युत क्षेत्र मैंने यहाँ दर्शा रखा है ना, ये फील्ड लाइन मैंने दर्शा रखी है, ये किसी न किसी आवेश का विद्युत क्षेत्र है। ये किसी आवेश का क्या है? विद्युत क्षेत्र है। तो अपना ये जो परीक्षण आवेश है ना, ये परीक्षण आवेश इस विद्युत क्षेत्र को प्रभावित नहीं करेगा। ये केवल टेस्ट करने के लिए हमने इसको यहाँ से यहाँ पर लिया है। ठीक है, तो आप इस चीज़ को समझना। देखो बच्चों, मैं आपको ये कह दूं कि मेरा ये जो परीक्षण आवेश है Q0 वो यहाँ रखा हुआ है। ठीक है, ये कोई बिंदु है, इस बिंदु पर अपना ये परीक्षण आवेश रखा हुआ है। इस बिंदु का मैं नाम देता हूँ बिंदु A। क्लियर है? समझने की कोशिश करना। और ये अपना परीक्षण आवेश है Q0। ठीक है बच्चों, अब एक बात बताओ, ये हमने एक धनात्मक परीक्षण आवेश लिया है। ठीक है, क्योंकि इस पे मैंने पॉजिटिव कोई चिन्ह नहीं लगाया, मतलब पॉजिटिव मानते हैं मुझे, तो धनात्मक परीक्षण आवेश लिया है। ठीक है, अब समझना आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, उस चीज़ पर आप थोड़ा सा ध्यान देना। अगर ये चार्ज सपोज करो मैं इस चार्ज को बिंदु A पर ये रुका हुआ है, इस चार्ज को मैं यहाँ से यहाँ तक लाना चाहता हूँ। यहाँ पर कोई दूसरा पॉइंट है, पॉइंट B नाम दे देता हूँ जिसको मैं इस चार्ज को यहाँ तक लाना चाहता हूँ। ठीक है, बिंदु B तक। A से निकालकर इस चार्ज को मैं बिंदु B तक स्थापित करना चाहता हूँ। समझ गए बात मेरी? ठीक है, तो अब देखो एक चीज़ ये होती है कि जब आप इस चार्ज को बिंदु A से बिंदु B तक लाओगे तो आपको पता है कि पहले ये चार्ज यहाँ स्थित था। ठीक है, अब कोई चार्ज यहाँ पर अपनी जगह बैठा हुआ था। ठीक, देखो ये हम आगे भी पढ़ेंगे इस टॉपिक के बारे में, थोड़ा सा आप मैं बता देता हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज अपनी जगह अगर स्थिर बैठा हुआ है तो उसके पीछे एक रीजन होता है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी, जिसे हम स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। स्थितिज ऊर्जा की वजह से वो अपनी जगह स्थिर रह सकता है। समझ में आई बात मेरी? और इसके बारे में हम इस चैप्टर के लास्ट में ये टॉपिक आएंगे। बच्चों ध्यान से समझना, ये चीज़ें बहुत ही ध्यान से समझने की कोशिश करना। चैप्टर के लास्ट में ये कुछ एक पॉइंट आएंगे स्थितिज ऊर्जा से संबंधित। ठीक है, तो मेरा ये जो चार्ज है परीक्षण चार्ज, ये चार्ज बिंदु A पर रुका हुआ है। कहाँ रुका हुआ है? बिंदु A पर। तो मैं इस पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा को अगर बिंदु A के अकॉर्डिंग अगर बात करूं कि हमारा ये जो चार्ज है, इस चार्ज की बिंदु A पर जो स्थितिज ऊर्जा है वो UA है। बोलो, लिख सकता हूं क्या? कितनी है? UA। और जब तक इसके पास ये एनर्जी है, ये अपनी जगह रुका हुआ है। फिर इसको मैं यहाँ से उठाकर यहाँ तक ला रहा हूँ। समझ में आ रही है बात मेरी? यहाँ से उठाकर कहाँ ला रहा हूँ? यहाँ तक, बिंदु B तक। तो बिंदु B पर जो एनर्जी है वो मैं कह रहा हूँ UB है। कितनी एनर्जी है? UB है। तो एक बात बताओ, जब आप इस चार्ज को बिंदु A से उठाकर बिंदु B तक लाओगे तो इसकी ऊर्जा UA से बदलकर कितनी हो जाएगी? UB। समझ रहे हो बात मेरी? यानी यहाँ से यहाँ तक आने में जो ऊर्जा में परिवर्तन हुआ वो भी कौन सी ऊर्जा? स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा में जो परिवर्तन होता है उसका मान मेरे हिसाब से ये होगा UB माइनस UA। क्लियर हो रही है ये चीज़? स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन क्या होगा? UB माइनस UA।
ठीक है। मैंने चार्ज, ये परीक्षण चार्ज है क्यू नोट, इसको बिंदु ए से उठाकर कहाँ स्थापित किया है, बिंदु बी पर। तो ये इसकी पोटेंशियल जो एनर्जी है उसमें अंतर हो गया यू बी माइनस यू ए, क्योंकि ये यहाँ पर रुका हुआ था और यहाँ पर मैं रोकना चाहता हूँ इसको उठाकर, तो इसकी ऊर्जा में परिवर्तन हो गया। ठीक है, अब ये तो मैंने ऊर्जा के संबंध में इसका एक मेन कॉन्सेप्ट बता दिया। अब देखो, अपने को पता है कि ये जो चार्ज है, इस चार्ज पर इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस विद्युत क्षेत्र के कारण इस चार्ज पर बल लगेगा, क्योंकि हमने पढ़ा है पहले चैप्टर में, कोई भी चार्ज, कोई भी आवेश किसी विद्युत क्षेत्र में होता है तो उस पर बल लगता है, और बल लगने की वजह से वो गति करना चाहेगा, उस पर गति होगी, वो गति करेगा, निश्चित है। लेकिन आप इस पर थोड़ा सा ध्यान दें तो आपको पता है इस चीज़ पर, अगर मैं यहाँ पर थोड़ी सी इसको मैं प्रदर्शित करना चाहूँ तो कुछ ऐसा करूँगा, क्योंकि ये मैंने पॉजिटिव चार्ज लिया ना क्यू नोट, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, और किसी पॉजिटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो फोर्स लगता है उसकी वैल्यू होती है F बराबर क्यू नोट ई। ये चीज़ पढ़ी है हमने कौन से चैप्टर में, पहले चैप्टर में। और धनावेश पर बल विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगता है, मतलब ये जो बल लग रहा है ना, ये बल विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन में लगेगा, इस तरफ लगेगा, क्योंकि मेरे इस डायग्राम के अकॉर्डिंग हमने इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस तरफ दर्शाया है, तो जो बल लगना है ना, विद्युत बल, वो भी इस तरफ ही लगने वाला है। ठीक है, अब एक ये चीज़ आप याद रखना, इनको मैं आगे भी यूज़ में लूँगा, अपने को कई जगह ये चीज़ें काम में लेनी है। आपको ये पता है कि जब हमने इसको ए से बी तक खिसकाया है तो ऊर्जा में परिवर्तन हुआ है, और वो भी कौन सी ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन हुआ है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ये कौन सी ऊर्जा है, ये स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन हुआ है। तो अब देखो इस चीज़ पर कि अगर मैं इस डायग्राम के अकॉर्डिंग बात करूं तो आपको ऐसा नहीं लग रहा कि ये जो चार्ज है, ये चार्ज इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट गति कर रहा है, इसके विपरीत गति करवा रहे हैं हम इस चार्ज को, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में इस तरफ लग रहा है और मैं चार्ज को इसके अपोजिट विस्थापित करने का काम कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि ऊर्जा में परिवर्तन तभी होगा, मतलब ऊर्जा में परिवर्तन हो रहा है, इसका मतलब हम इस चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट ले जा रहे हैं। ठीक है, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाता तो इसकी जो इस पर अपने को किसी प्रकार का काम नहीं करना पड़ता। ठीक है, काम कहाँ करना पड़ता है, जब हम किसी चीज़ के विरुद्ध कोई क्रिया करते हैं तब हमें वहाँ पर ऊर्जा खर्च होती है, मतलब हमें काम करना पड़ता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जब मैं इस चार्ज को बिंदु ए से बिंदु बी तक ला रहा हूँ तो मेरे को यहाँ पर कार्य भी करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर मेरे को कार्य भी करना पड़ेगा। समझ में आ रही है बात मेरी? ये कार्य करना पड़ेगा, ये कार्य, ये जो विद्युत क्षेत्र है इसके विरुद्ध हो रहा है। विद्युत क्षेत्र के क्या हो रहा है, विरुद्ध करना पड़ेगा, क्योंकि डायग्राम के अनुसार विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा मेरे को। और विरुद्ध तभी काम होगा जब मैं इसको ए से बी तक इस तरफ ले जाऊंगा। अगर मैं इस तरफ ले जाना है तो इस तरफ आपको ले जाने की जरूरत नहीं है, आवेश अपने आप चला जाएगा इस तरफ, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा में तो अपने आप चला जाएगा। तो कार्य कब करना पड़ेगा, जब आप यही काम विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध करोगे। समझ में आ रही है बात मेरी? तो विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध मैं जब ए से बी बिंदु तक ले जाता हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। समझ में आ रही है बात मेरी? तो ये कार्य ही अपने कहते हैं, कार्य ऊर्जा का रूप होता है और ऊर्जा ही कार्य का रूप होता है। मतलब कहने का अर्थ हुआ कि यहाँ ए से बी तक आने में ऊर्जा में परिवर्तन ये है यू बी माइनस यू ए। ऊर्जा में परिवर्तन क्या है, यू बी माइनस यू ए है। तो इसका मतलब यही चीज़ इस कार्य के बराबर है। समझ में आ रही बात मेरी? यही चीज़ किसके बराबर है, कार्य के, मतलब डेल यू किसके बराबर है, डब्लू के बराबर है। डेल यू किसके बराबर है, डब्लू के। ठीक है, ऊर्जा में परिवर्तन किसके बराबर है, डब्लू के बराबर है। लेकिन ये कार्य मैं ऋणात्मक लूँगा, ये कार्य अपने क्या लेंगे, ऋणात्मक लिया जाता है, क्योंकि हम ये कार्य विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध कर रहे हैं। समझ गए बात मेरी? कोई विरुद्ध काम होता है तब हमने वो कार्य नेगेटिव मानते हैं। ठीक है, तो अब एक बात यहाँ पर अपने सबसे पहले परिभाषित करता हूँ मैं विद्युत विभवांतर को।
ठीक है। विद्युत विभवांतर की डेफिनेशन अगर आपके समझ में आ गई तो फिर विद्युत विभव की डेफिनेशन आराम से समझ में आ जाएगी। ठीक है। विद्युत विभवांतर की परिभाषा क्या कहती है, आपसे ध्यान से समझना। विद्युत विभवांतर क्या कहलाएगा कि विद्युत क्षेत्र में या विद्युत क्षेत्र के कह दो, विद्युत क्षेत्र के किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य, दो बिंदु मैंने दर्शा रखे ना, ए और बी, दो बिंदुओं के मध्य विद्युत विभवांतर, दो बिंदुओं के मध्य विद्युत विभवांतर, ठीक है। ए और बी नजर आ रहा है आपको। दो बिंदुओं के मध्य जो विद्युत विभवांतर होगा वो विभवांतर किन किन के बीच में, ए और बी के बीच में, तो इनके बीच में विभवांतर क्या हो जाएगा, वी बी माइनस वी ए और बी के बीच में विभवांतर क्या होगा, वी बी माइनस वी ए। ठीक है। तो इन दोनों बिंदुओं के बीच में जो विद्युत विभवांतर होगा वो विद्युत विभवांतर जो इन दोनों बिंदुओं के बीच में जो ऊर्जा में परिवर्तन है, उस ऊर्जा में परिवर्तन और परीक्षण आवेश Q नोट के अनुपात के बराबर होगा। ऊर्जा में परिवर्तन और परीक्षण आवेश Q नोट के अनुपात के बराबर होगा। ये कहलाती है विद्युत विभवांतर की परिभाषा। ठीक है, समझ में आ रही बात मेरी। ऊर्जा में परिवर्तन, ठीक है, देखो ध्यान दो, इसको क्या लिखेंगे हम कि किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य जो विभवांतर है वो विभवांतर क्या कहलाएगा, वो विभवांतर उन बिंदुओं के बीच, उन बिंदुओं के बीच स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन, इन बिंदुओं के बीच स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन तथा स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन तथा उस आवेश, कौन सा आवेश, Q नोट के अनुपात के बराबर होता है। अनुपात के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, ये चीज समझ में आई। स्थिति ऊर्जा में परिवर्तन और उस परीक्षण आवेश के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है। और या फिर आप ये भी कह सकते हो, इसको, इसकी परिभाषा एक तरीके से और भी बना सकते हो कि यदि मैं इस परीक्षण आवेश का मान कितना कर दूं, 1 कूलाम ले लूं, यदि Q नोट बराबर कितना है, 1 कूलाम ले लिया जाए तो वी बी माइनस वी ए किसके बराबर आ जाएगा, डेल यू के बराबर आ जाएगा, या यू बी माइनस यू ए के बराबर हम लिख सकते हैं। तो इस प्रकार हम इसकी परिभाषा बना सकते हैं क्या, कि एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र में किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक विस्थापित करने पर जो ऊर्जा में परिवर्तन होता है, ठीक है, ए से बी तक विस्थापित करने पर जो ऊर्जा में परिवर्तन होता है, ठीक है, ऊर्जा में जो परिवर्तन हुआ है उसे अपने उन दोनों बिंदुओं के बीच में विद्युत विभवांतर कह सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार हम परिभाषा इसकी बना सकते हैं। लेकिन अपने इसको कार्य के पद में अगर इसको परिभाषित करना चाहे तो आपको ये भी पता है कि ऊर्जा और कार्य एक दोनों में परस्पर संबंधित होती हैं, एक दूसरे के में संबंध होता है। तो कार्य के पद में हम इसको ऐसे लिखेंगे, कार्य के पद में। ठीक है, अमूमन ये परिभाषा ज़्यादा देखने को मिलती है। तो इन दोनों बिंदुओं के बीच में विभवांतर ये लिख सकता हूँ, वी बी माइनस वी ए, वी बी माइनस वी ए इज इक्वल माइनस डब्लू बटे क्यू नोट लिख सकता हूँ। कैसा, माइनस डब्लू बटे क्यू नोट, क्योंकि ये जो ऊर्जा में परिवर्तन है ये किसके बराबर है, इस कार्य के बराबर है। वो कौन सा कार्य है, जो विद्युत क्षेत्र के अपोजिट हो रहा है, विरुद्ध हो रहा है, क्योंकि मैं चार्ज को अपोजिट खिसका रहा हूँ ना। तो डेल यू किसके बराबर है, माइनस डब्ल्यू के। तो क्या ये इक्वेशन लिख सकता हूँ, इसके अकॉर्डिंग मैं ये परिभाषा बना दूंगा, अर्थात किसी एकांक धनावेश को, ये बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा है, आप ये याद रख सकते हो, एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र
विद्युत क्षेत्र के लिख दो, विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध, एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक विस्थापित करने में किया गया कार्य उन बिंदुओं के बीच, किया गया कार्य उन बिंदुओं के बीच विद्युत विभवांतर कहलाता है। ठीक है, इन बिंदुओं के बीच में क्या कहलाता है? विद्युत विभवांतर कहलाता है। क्योंकि क्यू नोट का मान मैं 1 कर दूं तो एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध, डायग्राम के अकॉर्डिंग विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध एक बिंदु से दूसरे बिंदु ए से बी तक लाने में किया, विरुद्ध कार्य हो तो मैं नेगेटिव लगा दिया। ठीक है, माइनस विरुद्ध कार्य को दर्शाता है। अगर आप ये माइनस न भी लगाओ तो लैंग्वेज में विरुद्ध शब्द जरूर लिख सकते हो। तो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक विस्थापित करने में किया गया कार्य उन दोनों बिंदुओं के बीच में विद्युत विभवांतर कहलाता है। समझ में आ गई बात मेरी? ये हो गई विद्युत विभवांतर की परिभाषा। ठीक है, अब मैं परिभाषा की बात करता हूँ, विद्युत विभव की परिभाषा की चर्चा करूँ कि विद्युत विभव को कैसे परिभाषित करें। ठीक है, जैसे मैं विद्युत विभव की बात कर रहा हूँ, बस इस परिभाषा में इसमें एक हल्का सा अंतर है, थोड़ा सा। वो क्या अंतर है वो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, मैं ये कह दूँ कि अपना ये जो बिंदु ए है, हमने जो लिया है, प्रारंभिक बिंदु लिया था ना हमने ए। ठीक है, जो जैसे डायग्राम में ये हमने बिंदु लिया था, ये प्रारंभिक बिंदु था। ये मैं अनंत पे ले जाऊं, मैं यहाँ पे कह देता हूं, यदि बिंदु ए अनंत पर है। ठीक है, बिंदु ए कहाँ है? अनंत पर है। तो अनंत पर जो भी विभव होता है, ये अनंत पे ले लिया, उसका मान 0 होता है। और अनंत पर जो भी ऊर्जा होती है उसका मान भी 0 होता है। ठीक है, अनंत पर विभव और ऊर्जा दोनों के मान क्या होंगे? 0 होंगे। ठीक है, ये आगे हम सूत्र आएंगे तो उसके आधार पर हम समझेंगे कि अनंत पर इन दोनों के मान 0 कैसे होते हैं। समझ गए बात मेरी? तो अनंत पर विभव का मान मैंने क्या ले लिया? 0 ले लिया। और ऊर्जा का मान भी क्या होता है? 0 होता है। तो अगर ये दोनों चीज़ मैं अपने इस फॉर्मूले में अप्लाई करूं तो फॉर्मूला अपना ये था, वी बी माइनस वी ए इज इक्वल डेल यू। ठीक है, डेल यू अपॉन क्यू नोट। समझ रहे हो बात मेरी? और ये चीज़ यहाँ अप्लाई करूँ तो क्या बनेगा? ये चीज़ ये बन जाएगी, वी बी माइनस 0 इज इक्वल यू बी माइनस 0 अपॉन क्यू नोट। ठीक है, यू बी माइनस यू होता है ना, तो ये आ जाएगा वी बी बराबर यू बी अपॉन क्यू नोट। यानी ए बिंदु अनंत पे चला गया। इस डायग्राम में ए बिंदु है ही नहीं, वो अनंत पर है। ठीक है, तो खाली एक ही पॉइंट बचा, वो ये बिंदु बी। ठीक है, तो बिंदु बी पर आपको लाना है चार्ज। कहाँ से लाना है? अनंत से लाना है। कहाँ से लाना है? अनंत से। तो अनंत से लाओगे तो भी आपको क्या करना पड़ेगा? कार्य करना पड़ेगा। ये बिंदु कहाँ ले गए हम? अनंत से ले गए। तो इस परिभाषा में और इस परिभाषा में अंतर इतना ही है, कार्य यहाँ पर भी करना पड़ेगा। कार्य के पदों में कैसे लिखोगे? कार्य के पदों में ये रिजल्ट क्या हो जाएगा? वी बी बराबर माइनस डब्ल्यू बट्टे क्यू नोट। अर्थात किसी एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध
अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर, जिस बिंदु पर आप लेके आए हो, उस बिंदु पर विद्युत विभव कहलाता है या विद्युत विभव के बराबर होता है। देखो, विभवांतर और विभव की परिभाषा में इतना ही अंतर है। विभवांतर में तो ये कार्य सेम ही कार्य किया था, लेकिन एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाए थे, आप ए से बी तक लेके आए हो। और विभव की परिभाषा में ये जो अपना ये बिंदु वो कहाँ ले गया मैं, अनंत पर। तो अनंत से किसी बिंदु तक, अनंत से यानी क्यू नोट में अनंत से लेके आ रहा हूँ, अनंत से किसी बिंदु तक लाने में, बी तक लाऊंगा, अनंत से बी तक लेके आऊँगा, लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर विद्युत विभव कहलाएगा। समझ में आ गई बात मेरी? उस बिंदु पर क्या कहलाएगा? विद्युत विभव कहलाएगा। ठीक है, इस प्रकार हम विद्युत विभव की परिभाषा दे सकते हैं। विद्युत विभवांतर और विद्युत विभव को हम इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं। ठीक है, ये परिभाषाएं हैं इन दोनों की। एक बार समझने की कोशिश करना इस टॉपिक को। नए टॉपिक है, आसानी से समझ में नहीं आएंगे, तो एक बार एक दो बार इनको देखोगे वीडियो को, तो बार बार ये चीज़ें समझ में आएंगी और आपको पता भी होना चाहिए, नॉर्मल चीज़ें हैं। अब देखो, पहले दूसरे पार्ट की अहमियत का पता चलेगा आपको। जो वीडियो अपलोड हो चुके हैं पहले दूसरे चैप्टर से संबंधित, उन वीडियो को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, यानी वो चैप्टर क्लियर करने ज़रूरी है। सीधी बात ये है, अगर वो चैप्टर क्लियर हो गए तभी आप आगे के चैप्टर में प्रवेश करोगे। अब आगे से आगे चैन बनती जाएगी इनकी। ठीक है, क्योंकि ये फॉर्मूले, ये जो छोटी मोटी ये जो बातें हैं, ये सारी चीज़ें काम में आने वाली हैं। ठीक है, तो विभवांतर क्या होता है? विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जो कार्य करोगे, उस कार्य और उस आवेश का अनुपात विभवांतर कहलाएगा। कार्य और आवेश का अनुपात क्या कहलाएगा? विभवांतर कहलाएगा। विरुद्ध काम हो रहा है इसलिए मैंने माइनस का चिन्ह लगा दिया। ठीक है, ये नए भी लगाओ तो भी चलता है, मैंने विरुद्ध नाम भी लिख दिया यहाँ पर। समझ गए बात मेरी? और कार्य हो रहा है तो ऊर्जा में भी परिवर्तन होता है, ये इसके पदों में भी आप इसको परिभाषित कर सकते हो। और अगर बिंदु ए अनंत पर है, अनंत से आप आवेश को विद्युत क्षेत्र में उसके विरुद्ध किसी बिंदु तक ला रहे हो, तो वो उस बिंदु पर विद्युत विभव कहलाएगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अब मैं विभव से संबंधित कुछ एक दो बातें और आपके सामने रख रहा हूँ, थोड़ा ध्यान देना इन चीज़ों पर। देखो, एक सबसे बड़ी बात यह है कि विद्युत विभव अदिश राशि है, डायरेक्शन का इसमें कोई सिस्टम ही नहीं है। विद्युत विभव अदिश राशि है, ये ध्यान रख लेना। ठीक है, यानी इसका कोई सदिश रूप वगैरह नहीं बनेगा। कभी आप ऐसे सोचो कि पहले चैप्टर में बताया था सर ने सदिश रूप लिख दें, इसका कोई सदिश रूप नहीं बनेगा। अदिश राशि है। क्यों अदिश क्यों है? क्योंकि विभव कार्य का ही रूप है और कार्य बटे आवेश है, ये दोनों राशियां अदिश होती है। कार्य भी अदिश है और आवेश भी अदिश है, तो विभव भी अदिश राशि है। समझ गए बात मेरी? एक चीज़। नंबर 2, इसके मात्रक की अगर मैं चर्चा करूं तो इसका मात्रक होगा जूल बट्टे कुलाम। ठीक है, ध्यान देना, जूल बट्टे कुलाम इसका मात्रक होगा। जूल बट्टे कुलाम, जिसे मैं वोल्ट कहूँगा। जूल बट्टे कुलाम को क्या कहेंगे? वोल्ट कहेंगे। ठीक है, जूल बट्टे कुलाम किसके बराबर होगा? वोल्ट के बराबर होगा। ये इसका मात्रक है एसआई पद्धति के अकॉर्डिंग। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में इसका मात्रक क्या होता है? जूल बट्टे कुलाम, या आप इसे वोल्ट भी कह सकते हो। ठीक है, बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन है ये, आरबीएससी बोर्ड में ये पूछा हुआ है। एक बार ये एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि एक ऐसी भौतिक राशि जिसका मात्रक जूल बट्टे कुलाम होता है, एक ऐसी भौतिक राशि जिसका मात्रक जूल बट्टे कुलाम होता है, तो आप इसमें उत्तर लिखोगे विद्युत विभव। क्या लिखोगे? विद्युत विभव भी लिख सकते हो और विद्युत विभवांतर भी लिख सकते हो, एक ही बात है, ये दोनों उत्तर सही माने जाएंगे। ठीक है, अगर आपको कोई 1 वोल्ट की परिभाषा पूछ ले, ठीक है, 1 वोल्ट की परिभाषा बताओ, तो परिभाषा वही देनी है आपको, बस थोड़ा सा अंतर करना है। क्या? 1 वोल्ट किसके बराबर होगा? 1 जूल बट्टे 1 कुलाम के बराबर होगा। ऐसी बहुत सारी डेफिनेशन अपने सामने आएंगी। 1 वोल्ट किसके बराबर होगा? 1 जूल बट्टे 1 कुलाम। अर्थात परिभाषा क्या बनाऊं? परिभाषा मैं ये बनाऊंगा, अर्थात किसी बिंदु पर अपने को 1 वोल्ट की परिभाषा देनी है, तो मैं ये कहूँगा, अर्थात यदि 1 कुलाम आवेश को
विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध, विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य 1 जूल है, तो उस बिंदु पर विद्युत विभव 1 वोल्ट होगा या कहलाएगा। ठीक है, परिभाषाएं वही हैं सेम। एक कूलाम आवेश को विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य कितना है, 1 जूल है, तो उस बिंदु पर जो पोटेंशियल है वो कितना होगा, 1 वोल्ट होगा। क्लियर है, बात समझ में आ रही है। अच्छा, अब मैं इसकी एक बात पर और चर्चा कर देता हूँ कि इसकी विमा भी हम निकाल सकते हैं, और विमा के लिए तो हमने परमानेंट इलाज कर लिया है। पहले वीडियो में हमने यही पढ़ा था। विमा के लिए आपको मात्रक पता होना चाहिए, और मात्रक क्या है इसका, जूल बटे कूलाम। जूल वाली विमा हमारे उन 6 फॉर्मूलों में, पहले वीडियो देखें विमाओं के लिए आप लोग, तो 6 फॉर्मूलों में फॉर्मूला नंबर जो अपना था 4 नंबर, यानी चौथा जो सूत्र था वो कार्य ऊर्जा के लिए था, और इसका मात्रक जूल पढ़ा था, उसकी विमा ये पढ़ी थी M1L2T-2, याद है क्या। ठीक है, और कूलाम छठा फॉर्मूला था, कूलाम बराबर होता है एम्पियर गुणा सेकेंड, A1T1। जब इनको सरल करते हैं तो क्या आएगा, M1L2T-3A-1। ये विद्युत विभव की विमा हो गई। समझ में आ गई बात मेरी, ये विद्युत विभव की क्या हो जाएगी, विमा हो जाएगी। ठीक है, इस प्रकार हम विद्युत विभव को परिभाषित कर सकते हैं। ये इनके मात्रक वगैरह, विमा वगैरह, इन पर आपको ध्यान देना है। ठीक है, और मैं एक छोटी सी बात और यहाँ पर चर्चा में ज़रूर लाऊंगा, क्योंकि वोल्ट नाम आया है ना, विभव का मात्रक वोल्ट या जूल बटे कूलाम होता है, तो इसके संबंध में मैं एक बात ज़रूर रखूँगा। ठीक है, कि कई बार आप लोग एक नाम पढ़ते हो, बच्चे भ्रमित हो जाते हैं कि सर एक नाम आता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऐसा नाम बहुत जगह आप देखने को आता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जिसको EV से लिखते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बात आती है तो कई बार बच्चे भ्रमित हो जाते हैं, सर क्या ये विभव का मात्रक है क्या, इसमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट नाम आ रहा है तो ये नहीं। बच्चों, ये विभव का मात्रक नहीं है, ये किसका मात्रक है, ये ऊर्जा का मात्रक है। किसका मात्रक है, ऊर्जा का। और ख़ास करके कौन सी, मतलब जो अपने परमाणुवीय जो एटम फिजिक्स होती है या न्यूक्लियर फिजिक्स होती है, परमाणुवीय और जो नाभिकीय भौतिकी है। ठीक है, हम पढ़ेंगे भी अपने चैप्टर नंबर जो 14, 15, इन चैप्टर के अंदर इनमें ये ऊर्जा का मात्रक होता है। ठीक है, परमाणु और नाभिकीय ऊर्जा का मात्रक है, ये ध्यान रखना। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है, ऊर्जा का मात्रक है। किसका मात्रक है, ये ऊर्जा का मात्रक है। हाँ, इसकी परिभाषा मैं ज़रूर आपको बता देना चाहूँगा, इसका रिजल्ट बता देना चाहूँगा। ऊर्जा का मात्रक मतलब ऊर्जा को प्रदर्शित कर रहा है ये, इसका मतलब ऊर्जा कार्य का चीज़ है। ऊर्जा और कार्य दोनों एक ही चीज़ है, तो इसका मतलब ये कार्य को प्रदर्शित कर रहा है या ऊर्जा को प्रदर्शित कर रहा है। क्यों, तो अभी हमने विभव की परिभाषा पढ़ी है, तो वहाँ से हम परिभाषा बना सकते हैं कि सर विभव ये होता है V बराबर W/Q, होता है कि नहीं होता। V बराबर क्या होता है, मैं व्यापक रूप ये लिख सकता हूँ, V बराबर W/Q, नहीं लिख सकता क्या। मैं इसको भाई ये बिंदु B वगैरह ये हटाऊँ तो व्यापक रूप में ऐसा लिख सकता हूँ, V बराबर W/Q लिख सकता हूँ। माइनस चिन्ह तो आपको पता है विरुद्ध को बता रहे हैं, तो ये चीज़ आएगी। अब इलेक्ट्रॉन की बात चल रही है तो इलेक्ट्रॉन के लिए क्या, ये ऐसा लिख सकता हूँ VQ या W बराबर E। इलेक्ट्रॉन के लिए Q बराबर E लिख दूँ, इलेक्ट्रॉन मूल आवेश हो गया, Q की जगह E लिख सकता हूँ, EV। समझ में आई बात है मेरी। ये तो Q की जगह मैंने E लिखा है ना, Q की जगह मैंने क्या लिखा है, Q की जगह मैंने E लिखा है, आवेश का क्वांटम याद आ रहा है क्या। हाँ, मूल आवेश होता है ये, Q बराबर E मूल आवेश। तो ये हो गया W बराबर EV। देखो आ गया कि नहीं आ गया, EV। अब इसकी परिभाषा कैसे बने, परिभाषा ये बनेगी कि ये कार्य है, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट कार्य है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, कार्य है। ठीक है,
और कार्य ही क्या है, ये ऊर्जा है। ये कार्य ही क्या है, ऊर्जा है। भाई मैं ऐसी परिभाषा बनाऊं इसकी कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्या, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह ऊर्जा है, वह ऊर्जा है जो कि जो किसी मूल आवेश को, किसी मूल आवेश को, अब मूल आवेश ये इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, प्रोटॉन भी हो सकता है, दोनों पर चार्ज ई होता है ना, बस प्लस माइनस का अंतर होता है। मूल आवेश को, मूल आवेश को यथार्थता से, यथार्थतः यानी पूरा एक्यूरेट 1 वोल्ट विभवांतर से, यानी पूरा विभवांतर 1 वोल्ट होना चाहिए। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कौन सी ऊर्जा है, वो ऊर्जा है जो मूल आवेश यानी ई को 1 वोल्ट के विभवांतर से गति करवाने के लिए, गति करवाने के लिए आवश्यक कार्य के बराबर, आवश्यक किसके बराबर होती है, कार्य के बराबर है। ठीक है, इसकी परिभाषा बन गई ना ये भाई, कार्य ई और वी, तो ई तो मूल आवेश है, वी की जगह 1 कर दूं तो ये कार्य हो जाएगा। नहीं समझे क्या बात है मेरी? तो इसकी परिभाषा बन गई कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 लगा दूं ना यहाँ पर, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया ना, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह ऊर्जा है, वह ऊर्जा या वह कार्य कर दो, वह ऊर्जा वह कार्य है जो मूल आवेश को 1 वोल्ट के विभवांतर से गति करवाने के लिए आवश्यक होती है। ये अच्छी पॉइंट है, ये इस पे ध्यान देना। और इसका अगर रिजल्ट निकालना चाहे ना तो कैसे निकालोगे बताओ? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्वांटम में क्या पढ़ा था? 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19 कूलाम पढ़ा था। तो एक की जगह 1 पड़ा है, इलेक्ट्रॉन ई की जगह 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19 कूलाम लिख दिया, और वोल्ट की जगह वोल्ट पड़ा है। समझ में आ रही है बात मेरी? समझ में आ रही है क्या? ठीक है। और क्या मैं इसको ऐसा लिख दूं, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19। अब देखो कूलाम इंटू वोल्ट, थोड़ा ध्यान देना। देखो ये मैं इस वात्रक पर आता हूँ दोबारा कि जूल बटे कूलाम बराबर वोल्ट होता है। कूलाम इंटू वोल्ट कर दूं, कूलाम इंटू वोल्ट करते ही जूल आ गया, तो क्या मैं इसके बराबर जूल लिख सकता हूँ यहाँ पर? समझ में आ रही है बात मेरी? तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19 जूल होते हैं। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, बहुत जगह ये अपने काम में आने वाला है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19 जूल होते हैं। समझ में आई ये चीज़? देखिए बच्चों, ये आज हमने पढ़ा है विद्युत विभव, विभवांतर, विद्युत विभव के बारे में ये चीज़ पढ़ी है। थोड़ा थ्योरिकल पॉइंट है लेकिन है इजी, बहुत आसान है, समझने की कोशिश करना। बार बार पूरा चैप्टर इसी कॉन्सेप्ट पे टिका हुआ है। मैं बार बार कह रहा हूँ आपको, कोई नई चीज़ नहीं है इसके अंदर। ठीक है, और अगर ये चीज़ आप आसानी से क्लियर कर लेते हो तो आपका ये चैप्टर भी आसानी से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो विद्युत विभव, विद्युत विभवांतर, इनके मात्रक, विमा वगैरह, और ये एक अच्छी चीज़ आई है, इसके बारे में भी आप हल्की सी जानकारी रखो। और परिभाषा बनाना आना चाहिए, इस प्रकार आप परिभाषा बनाना सीखो। ऐसे प्रैक्टिस करोगे तो ये परिभाषा बनानी आपको आराम से आ जाएगी। तो इस प्रकार आज की क्लास में चैप्टर 3 हमने स्टार्ट किया है, और ये बेसिक जो परिभाषाएं हैं वो मैंने आज की क्लास में आपके सामने रखी हैं। तो बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखें, पूरा क्लियर करें, और अपने आगे मित्र जो भी हैं, आपके दोस्त हैं, उनको शेयर करें बच्चों। ठीक है, मैं सिलेबस आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं हम लोग, तो हम चाहते हैं कि प्रत्येक बच्चे के पास ये चीज़ पहुँचे। तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर और सब्सक्राइब करवाइए, चैनल को सक्सेस करवाइए, ताकि प्रत्येक बच्चे तक हमारी जो ये मुहिम है ये पहुंच सके, हम इस अपने टारगेट में हम सफल हो सकें। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, वीडियो पूरा देखें, और आपको ये पसंद भी आएगा तो इसको तैयार करिएगा। धन्यवाद।